प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऑडिटिंग में हम बात कर रहे हैं आज लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ और व्यावसायिक कपट की। तो जब हम अंकेक्षण की बात करते हैं तो अंकेक्षण का कार्य जो है एक जांच का कार्य है, और ये जांच का कार्य किया ही इसलिए जाता है कि जो व्यवसायी द्वारा जो लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं लेखापालों द्वारा, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं हुई है। अगर अशुद्धि हुई है तो किस प्रकार की अशुद्धि हुई है, और यदि अशुद्धियाँ हुई हैं तो उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर भविष्य में इस प्रकार की अशुद्धियों को रोका जा सकता है। तथा व्यावसायिक कपट, अंकेक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कपट को रोकना या उसको कम करना। चूँकि अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, एक विशेषज्ञ होता है, और उसको योग्यता भी पूरी होती है, तो वो जब संस्था की लेखा पुस्तकों की बारीकी से जांच करता है तो उसके सामने सामान्य तरीके से किए गए कपट और गबन को तो वो आसानी से पकड़ ही लेता है, किंतु चूँकि गबन करने वाला व्यक्ति बहुत होशियार होता है, बहुत चतुर होता है, और वो इस गबन या कपट को बहुत चतुराई के साथ करता है, जिसे पकड़ पाना सामान्यतः बड़ा जटिल होता है किंतु असंभव भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण रूप से अंकेक्षण जो कार्य है वो अशुद्धियों और कपट को रोकना है, उनका पता लगाना है, और उन्हें किस प्रकार दुरुस्त किया जा सकता है, और ऐसे कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे भविष्य में अशुद्धियाँ और कपट को रोका जा सके। विद्यार्थियों, छात्रों, अशुद्धियाँ व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है, अशुद्धियाँ या गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, जबकि कपट है, गबन है, उसे व्यक्ति बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही योजना के साथ प्लानिंग करके और चतुराई के साथ कपट या गबन को करता है, जिसे पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इन सब के लिए ही एक अंकेक्षक से संस्था की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कार्य करवाया जाता है, जिसे वह अशुद्धियों, गबन को, कपट को रोक सके, कम कर सके, पकड़ सके। और ऐसा कार्य करते समय, यानी कि अंकेक्षण का कार्य करते समय, उसके सामने बहुत सारी बारीकियाँ आती हैं, जिनके आधार पर वो संस्था के हित में, संस्था के लाभ के लिए प्रबंधकों को बहुत सारी अच्छी सलाह दे सकता है, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। तो हम इस विस्तार से चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही दोषशील है। गलतियां करना मनुष्य का एक स्वभाव है, अतः गलतियां होना भी स्वाभाविक ही है। लेखा पुस्तकों में भी जहाँ हजारों व्यवहारों का लेखा किया जाता है, तो छोटी छोटी अशुद्धियों का होना असंभव नहीं है। चाहे कितनी ही सावधानी से कार्य किया जाए, कुछ न कुछ अशुद्धियाँ या गलतियाँ हो ही जाती हैं। इस प्रकार व्यवसाय में चाहे कितनी ही होशियारी से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, अथवा उन पर चाहे कितना ही कुशल नियंत्रण रखा जाए, फिर भी वो कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कपट या गबन को मूर्त रूप दे देते हैं। इसलिए संस्था में कपट और गबन की संभावनाओं को पूर्णतः निर्मूल नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि संस्था में कुछ गलतियाँ और कुछ गबन, कपट, अशुद्धियाँ अवश्य होंगी। तो हम बात करें अशुद्धि और गबन कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसे एक चार्ट द्वारा हम समझ सकते हैं कि अशुद्धि और गबन कौन कौन से हो सकते हैं। पहले हम बात करें अशुद्धियों की, उसके बाद हम बात करेंगे गबन की। तो अशुद्धियों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हो।
पहला है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, और इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी अशुद्धियाँ जो लेखांकन के सिद्धांतों के की पालना नहीं करने के कारण होती है, ऐसी अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। भूल की अशुद्धि, जो भूल से कोई व्यवहार लिखने से छूट जाए तो ऐसी अशुद्धि जो है भूल की अशुद्धि होगी। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, व्यवसाय में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं लेखापालों द्वारा जो एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर देती है। कैसे कर देंगी क्षतिपूर्ति? कि एक व्यवहार में 2,000 रुपये कम लिख दिए गए डेबिट पक्ष में, तो किसी दूसरे व्यवहार में क्रेडिट पक्ष में 2,000 रुपये कम लिख दिए, तो फिर चूंकि तलपट का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस होता है वो बराबर आ जाता है, वो मिल जाता है, और सामान्यतः ऐसी गलतियाँ छिपी हुई रह जाती हैं। तो क्षतिपूर्वक की अशुद्धियाँ कहते हैं। दोहराव की अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि ऐसी अशुद्धि हो जो एक ही व्यवहार को 2 बार लिख दिया जाए, उसको रिपीट कर दिया जाए तो दोहराव की अशुद्धि का। हिसाब की अशुद्धि, हिसाब लगाने में कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो इस तरह की अशुद्धियाँ जो है होती हैं, ये अशुद्धियाँ हैं। गबन की हम बात करें तो गबन को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जो इस चार्ट में दिखाया हुआ है। रोकड़ का गबन सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर गबन और कपट जो है रोकड़ के संबंध में होते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। दूसरा है माल का गबन। माल का गबन भी बहुत होता है संस्थाओं में, तो इस पर भी निगरानी रखनी पड़ती है। कई माल इस प्रकार का होता है जो वजन में बहुत कम होता है लेकिन वो मूल्यवान होता है, तो उसके गबन की भी बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। संपत्तियों का गबन, बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो संस्था की संपत्तियों में भी गबन कर लेते हैं। सुविधाओं का गबन, सुविधाओं का गबन सुविधाओं का दुरुपयोगी कह सकते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम, जैसे किसी अधिकारी को ऑफिस कार्यालय के लिए कोई वाहन उपलब्ध करवाया गया है और अपने निजी कार्यों में भी उपयोग ले रहा है, तो उसका एक तरह से वो गबन है या सुविधाओं का दुरुपयोग है। श्रम का गबन, श्रम का गबन इस तरह होगा कि कम श्रम करवा करके अधिक मजदूरी दे देना या डबल भर देना। एक व्यक्ति का कार्य करवाया जाए, 2 व्यक्ति के नाम लिख दिए जाएं, तो श्रम का गबन होगा। हिसाब में गड़बड़ी, बहुत से चतुर जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो हिसाब में गड़बड़ी कर देते हैं, तो इस प्रकार के ये गबन के प्रकार हैं जिसे हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। अशुद्धियों और गबन के क्या कारण हो सकते हैं? अशुद्धि और गबन के निम्न कारण होंगे जिन कारणों से ये हो सकती हैं। तो पहला है लेखांकन विकासों, जिनमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, नियंत्रण खातों के साथ आवश्यक समाशोधन, सहायक खाता बहियों के उपयुक्त खाता वर्गीकरण और सामान्यतः श्रेष्ठ लेखांकन व्यवहारों की कर्मचारियों की ओर से अनभिज्ञता। कहने का मतलब ये है कि लेखांकन के जो बहुत सारे नियम हैं उनकी सामान्य कर्मचारी को जानकारी नहीं होती है, वो उनसे अनभिज्ञ होता है और इस कारण वो कई सारी अशुद्धियाँ कर लेता है अनजाने में, और कई बार उन लेखा नियमों का लाभ उठा करके गबन को भी अंजाम दे देता है। दूसरा है लेखांकन कार्य करने वालों की तरफ से असावधानी। जो इस कार्य को करते हैं लेखांकन का, वो बहुत ज़्यादा सावधान नहीं रहते हैं और लापरवाही से कार्य करते हैं, तो उनकी उस लापरवाही में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार की गलतियां भी संभावी हैं। तीसरा है एक प्रकार की या दूसरे प्रकार की कमियों तथा गबन के प्रभावों को छिपाने की इच्छा। एक गलती हो गई या एक गबन हो गया, तो उसको छिपाने के लिए कई बार और भी आगे गलतियां करनी पड़ती हैं या और भी आगे गबन करने पड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ जाते हैं। चौथा है वित्तीय विवरणों के लेन देनों अथवा घटनाओं की प्रस्तुति तथा उनके निर्वचन पर प्रभाव डालने हेतु पक्षपात या भेदभाव की आज्ञा देने के लिए प्रबंध की प्रकृति। कई बार प्रबंधक इस तरह की मानसिकता रखते हैं पक्षपात की, और उस पक्षपात या भेदभाव की जो भावना उनके अंदर होती है उससे भी कर्मचारियों में इस तरह की निराशा होती है और वो जो है गबन
कपट या अशुद्धियों को प्रोत्साहित करती है। पांचवा है आय पर करों को न्यूनता रखने की सदैव बने रहने वाली इच्छा। व्यवसायी हमेशा ये चाहता है कि उसकी आय पर कर कम से कम लगे। इस कारण भी कई बार कुछ चीज़ों को छिपाया जाता है, गलतियाँ या अशुद्धियों को, या जानबूझ करके कुछ गबन या कपट किए जाते हैं। इसमें आर के मूज के इन कारणों में से एक कारण और जोड़ा है आर के मूज ने, जो अधिक गंभीर कारण है। ये अधिकारियों द्वारा इच्छित प्रयास होता है कि पहला वही स्वरूप दिखे जो विवरण में दिखाया गया है। प्रत्येक अधिकारी ये चाहता है कि जो विवरण में दिखाया गया है सबको वही दिखाई दे, उसमें कोई गलती कोई कमी किसी को दिखाई नहीं दे। दूसरा, विवरण में दिखाए गए स्वरूप को दबा देना, में जो कोई स्वरूप है अगर कोई ऐसी गलती या शुद्धि है भी तो उसको दबा दिया जाता है। तीसरा, त्रुटियों को व्यक्तिगत लाभ में बदल देना, अगर कोई गलती रह भी गई है तो उसको व्यक्तिगत लाभ में बदल दिया जाता है। जो नहीं करना चाहिए उसे करके तथा जो करना चाहिए उसे नहीं करके त्रुटियों व कपट के सही स्वरूप को विकृत कर दिया जाता है। परंतु वास्तव में त्रुटि और कपट में अंतर होता है। त्रुटि अनजाने में होती है जबकि कपट जानबूझकर किया जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अंकेक्षण में अशुद्धियों गबन को पहचानना अति आवश्यक है, तभी इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। जब अंकेक्षक को अशुद्धियों का ही पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ, उन्हीं को नहीं पहचान पाएगा, या कपट के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ कपट किया जा सकता है, उसको यदि उन्हें नहीं पहचान सकता है तो उन्हें आसानी से पकड़ भी नहीं सकता है। इसलिए आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए तथा इनके स्रोत को पहचानने में भी मदद मिलेगी इससे। अशुद्धियों का सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है स्वयं प्रकट होने वाली या स्वयं न प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ तो ऐसी होती हैं जो अंकेक्षण कार्य के दौरान स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें बहुत बारीकी से देखने पर ही पता चल पाता है, वो स्वयं में प्रकट नहीं हो पाती है। दूसरा है न चाही गई और चाही गई अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ तो ऐसी होती हैं जो जानबूझकर की जाती हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। न छिपाई गई, और तीसरा है न छिपाई गई और छिपाई गई अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनको छिपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनको छिपाने की कोशिश नहीं की जाती है। चौथी है अशुद्धि सामान्य खाता बही शेष को प्रभावित करने वाली तथा प्रभावित न करने वाली अशुद्धियाँ। तो ये वो अशुद्धियाँ हैं जो सामान्य खाता बही के शेष को प्रभावित करती हैं। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो सामान्य खाता बही के शेष को प्रभावित नहीं करती है। अब हम आगे बात करें कि स्वयं प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, वैसे जिनका अस्तित्व लेखा संकलन करते समय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न दृश्य गलतियाँ लेखांकन प्रणाली में अंतर्निहित तंत्र में होते हुए भी उनका सामान्य भाग माने जाने वाले स्थापित व्यवहारों के अनुशीलन द्वारा तथा दोहरा लेखांकन प्रविधि द्वारा स्वचालित तरीके से लगभग संतुलित हो जाता है, जैसे बैंक समाधान या पुष्टिकरण हेतु मासिक खाता विवरण भेजना आदि। तो इस प्रकार हमने अशुद्धि और गबन के बारे में आज विस्तार से चर्चा की है। इसके जो ई कंटेंट्स है, जो नोट्स तैयार किए गए हैं, वो भी समय समय पर वीडियो के साथ साथ ई कंटेंट्स भी डाले जा रहे हैं। आप उनका भी अध्ययन करें और वीडियो को भी ध्यान से सुनें। धन्यवाद।